फ्रॉग आता है क्लास एम्फीबिया में। एम्फी मतलब होता है डुअल, और बायोस मतलब होता है लाइफ, यानी डुअल लाइफ ये जीता है। मतलब ये पानी में भी पाया जाता है और लैंड पर भी पाया जाता है। मतलब ये एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है, दोनों है। और इसीलिए हमने ब्रायोफाइटा को भी तो बोला था एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि वो भी पानी में भी पाया जाता है और लैंड पर भी। तो बताओ फ्रॉग किस क्लास को बिलोंग करता है? तो बताइए, पहला पॉइंट यही लिखा होना चाहिए, पहला पॉइंट यही लिखा होना चाहिए, और लिखा भी है कि ये दोनों हैबिटेट में रहता है, लैंड पर भी और फ्रेश वाटर में भी। ध्यान देने की बात है, मैरीन वाटर में कभी नहीं पाया जाता। कौन सी जगह पे नहीं पाया जाएगा? मैरीन वाटर में कभी नहीं पाया जाएगा, केवल और केवल कौन से पानी में पाया जाएगा? फ्रेश वाटर में। फाइलम का नाम क्या है? कॉर्डेटा। मतलब जो हमारा फाइलम है वही उनका फाइलम है, ठीक है, कॉर्डेटा। और क्लास का नाम है एम्फीबिया, तभी तो दोनों जगह पाए जा रहे हैं। इतनी बात याद हुई। अब सवाल पूछा जा सकता है कि इंडिया की सबसे कॉमन स्पीसीज का नाम, इंडिया की सबसे कॉमन स्पीसीज का नाम है राना टिग्रीना। क्या नाम है? हाँ, इंडिया की सबसे कॉमन स्पीसीज है राना टिग्रीना। तो बताओ फाइलम का नाम कॉर्डेटा, क्लास का नाम एम्फीबिया, और आपको बताना है इंडियन स्पीसीज का नाम राना टिग्रीना। राना टिग्रीना, ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं, दुनिया में दो ही ग्रुप है, दो ही क्लास है जो कैसी है, जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एक तो हम खुद हैं मैमल, और एक हमारे पड़ोसी यानी कि एप्स। एप्स और मैमल दो ही ऐसे ग्रुप हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यानी हम लोग हैं क्या? हम लोग हैं रेगुलेटर, हम लोग रेगुलेटर हैं, या हम वार्म ब्लडेड हैं। अपना शरीर पकड़ो, गर्म रहेगा। हम लोग वार्म ब्लडेड है, ठीक है ना, हमारा खून गर्म है। क्यों गर्म है? हमारी अंदर से एनर्जी निकल रही है, इस एनर्जी से हमारा टेम्परेचर मेंटेन होता है, ठीक है ना। ये एनर्जी निकालने के लिए बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं हम लोग, मतलब बहुत सारा एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ये एनिमल इतनी एनर्जी नहीं रखते, हमारे अलावा बाकी क्लास के एनिमल इतनी एनर्जी नहीं रखते। तो नेचर क्या उन्हें रेगुलेटर बनाएगा? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, कितने लोग रियल में एयर कंडीशनर एफर्ड करते हैं हमारी सोसाइटी में? आंसर आएगा 140 करोड़ की जनसंख्या में बहुत कम लोग, शायद 20-30 करोड़, शायद 20 करोड़ से 30 करोड़ लोग रियली एफर्ड कर सकते हैं। इसी तरह से कितने ऐसे जीव हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इतनी सारी ऊर्जा खर्च करते हैं? केवल दो ग्रुप, एक हम और एक हमारे पड़ोसी यानी बर्ड्स, ठीक है। बाकी के जीव में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इतनी ऊर्जा खर्च करके अपनी बॉडी का टेम्परेचर नियंत्रित कर सके। मतलब बाकी सब कैसे हैं? हम लोग वार्म ब्लडेड हैं तो वो कोल्ड ब्लडेड है, हम लोग वार्म ब्लडेड हैं तो वो कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड। तो बताओ ये कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड। और कोल्ड ब्लडेड वालों को पोइकिलोथर्म बोलते हैं, और वार्म ब्लडेड वाले को होमियोथर्म बोलते हैं। क्यों? होमियो मतलब सेम, और थर्म मतलब टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है। हम लोग होमियोथर्म से, और हमारा खून गर्म है इसलिए हम वार्म ब्लडेड है। और ये हमारे उल्टे हैं, हमारा उल्टा, कोल्ड का उल्टा वार्म का उल्टा, और होमियो का उल्टा पोइकिलोथर्म। पोइकिलोथर्म मतलब इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। इसका मतलब टेम्परेचर वातावरण के अनुसार चेंज होता रहता है। बोलो क्लियर है? कहां रटना है, बल्कि आप तो एक्स्ट्रा सीख रहे हो ना यहां। फिर आगे, अच्छा कह रहा है अगर आपने कभी फ्रॉग को देखा हो ध्यान से, तो आप देखोगे वो अपनी बॉडी के टोन को, कलर को चेंज कर सकता है। क्या? या तो वो गाढ़ा हरा बना लेगा, ऑलिव ग्रीन बोलते हैं, या तो ऑलिव ग्रीन बना लेगा, और या तो पीला, पेल येलो, हल्का पीला कर लेगा। देखो उसके ऊपर का जो कलर होता है वो ऑलिव ग्रीन होता है, और उस पे इररेगुलर स्पॉट्स पाए जाते हैं। इररेगुलर की रेगुलर, इररेगुलर की रेगुलर। देखो ये ऊपर का कलर ऑलिव ग्रीन, ऊपर का कलर ऑलिव ग्रीन, नीचे का कलर पेल येलो। ऊपर धारियां पाई जा रही हैं, यानी इररेगुलर स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, नीचे कोई स्पॉट प्रेजेंट नहीं होता। ये डॉर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है। बताओ डॉर्सल सरफेस का कलर ऑलिव ग्रीन, और उस पे स्पॉट्स पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे? इररेगुलर की रेगुलर? इररेगुलर। नीचे कोई स्पॉट नहीं है, और नीचे का कलर आप बताओगे पेल येलो का मतलब हल्का पीला, हल्का पीला है। और बॉडी में दो भाग दिख रहे हैं, एक हेड और एक ट्रंक। नेक नहीं होती, नेक ना होने से फायदा है। क्या फायदा है? नेक नहीं होगा तो ये जंप कर करके चलता है। जंप करने वाले जीव जंतुओं में अगर नेक होगी तो यहां की हड्डियों में क्या जर्क आ जाएगा,
स्प्रेन आ सकता है, मोच आ सकती है, इस वजह से इसमें नेक नहीं होती, केवल हेड और ट्रंक होता है। ना तो नेक होती है ना टेल है, ना नेक है ना टेल है। कोई डाउट यहां तक? ठीक है। अच्छा, और ये क्या करता है, जब घास में छुपना होता है तो यहाँ के कलर को डार्क कर लेता है, और जब इसको जमीन पर रहना होता है तो मिट्टी का कलर पीला होता है, तो ये इस कलर को ज्यादा वो कर लेगा, लाइट कर लेगा अपने स्किन कलर को। तो यानी इसकी इस क्षमता को, इसकी इस कैपेसिटी को, अपने कलर चेंज करने की कैपेसिटी को नहीं बता रहे हैं, कलर चेंज करके वातावरण में छुप जाने की क्षमता को कैमूफ्लेज कहते हैं, कैमूफ्लेज कहते हैं। जबकि जबकि इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को, मतलब कलर के वजह से ये छुप पाया और बच गया, इसे बोलते हैं मिमिक्री। मैंने क्या बोला? अपने आप का कलर चेंज करके वातावरण में छुप जाना, कैमूफ्लेज। और इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को, यानी इस कलर के चेंज करने की वजह से ये क्या हो पाया है, ये बच गया है। और ये बच गया तो हम इस क्षमता को क्या बोलेंगे? बोलते हैं मिमिक्री। क्या बोलेंगे? मिमिक्री। याद रखना। देखो जरा पढ़ के देखिए, क्या बोला है आपने, नोटिस किया होगा। क्या नोटिस किया आपने? कि चेंज द कलर ऑफ द फ्रॉग, कि फ्रॉग अपना कलर चेंज कर सकता है, लेकिन गिरगिट जैसा नहीं कि हर कलर ले ले, सिर्फ क्या करता है, हरा कर सकता है और उसको पेल येलो कर सकता है। तो ये कब? जब घास में रहेगा और जब ड्राई लैंड पर रहेगा तब। देखो, जब घास में रहेगा तो ऑलिव ग्रीन कलर कर लेगा, जब वो लैंड पर रहता है पेल येलो कर लेगा। तो लिखा है दे हैव एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम दियर एनिमीज। बोलता है अपने शत्रुओं से बचने के लिए ये अपना कलर चेंज करके अपने आप को छुपा लेता है, और इस क्षमता को क्या बोलते हैं? कैमूफ्लेज। इसको कैमूफ्लेज कहते हैं। क्वेश्चन आएगा यहां से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और बोल रहा है ये जो प्रोटेक्शन मिला कलर के कारण, ये जो प्रोटेक्शन मिल गया कलर के कारण को, इसको क्या बोलेंगे? मिमिक्री। मिमिक्री। बताओ, अगर पूछा जाए प्रोटेक्टिव कलर, मिमिक्री। अगर आपसे पूछा जाए अपने आप को कलर चेंज करके वातावरण में ब्लेंड कर लेना या छुपा लेना, तो कैमूफ्लेज। समझ में आई बात? अच्छा, आपको फ्रॉग कब दिखता है? बरसात में, मतलब पीक गर्मी में और पीक सर्दी में गायब हो जाता है, तो कहां चला जाता है? एक्चुअली अपने आप को छुपा लेता है ताकि इस विपरीत वातावरण से अपने आप को बचा सके। ठीक है ना? तो देखो क्या लिखा है, फ्रॉग नॉट सीन ड्यूरिंग द पीक समर एंड विंटर। ना तो पीक समर में दिखेगा ना पीक विंटर में दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये उसको झेल नहीं सकता, उस पीरियड को फेस नहीं कर सकता, तो इसलिए अंडरग्राउंड हो जाता है। ये अपने आप को मिट्टी खोद करके दबा लेता है और ढक लेता है मिट्टी से, ताकि कोई उसे देख भी ना पाए और अटैक भी नहीं कर पाए, और ये वहां सुरक्षित रहे। और उस समय केवल स्किन से सांस लेगा। और देखो, गर्मी में अपने आप को छुपा लेना ये कहलाता है एस्टिवेशन, और सर्दी में अपने आप को छुपा लेना कहलाता है हाइबरनेशन। ठीक है? देखो, ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बोरोस, यानी गड्ढों में कर अपने आप को छुपा लिया, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। अपने आप को ज्यादा हीट और ज्यादा कोल्ड से छुपा लेता है। दिस इज कॉल्ड एज समर स्लिप। समर स्लिप। देखो, गर्मी में छुपा लेने को समर स्लिप या एस्टिवेशन, और विंटर स्लिप को हाइबरनेशन। मैचिंग में क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि कैमूफ्लेज क्या होता है, मिमिक्री क्या होता है, मैच कराने को आ सकता है। और ये पूछ सकता है समर स्लिप किससे मैच होगा? एस्टिवेशन। विंटर स्लिप किससे मैच होगा? हाइबरनेशन। और इस पीरियड में ये भी पूछ सकता है कैसे सांस लेगा? बाय स्किन। इस तरह के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करेगा। कोई डाउट अभी तक? ठीक है। तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बने हमने आपको बता दिया। अब यहां से क्वेश्चन आएंगे, अब मार्फोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। कह रहे क्या आपने कभी फ्रॉग को टच किया है? अगर नहीं भी किया है तो आप इतना जान लो, फ्रॉग को कभी हाथ से पकड़े तो स्लिप कर जाएगा आपसे, क्योंकि बहुत ज्यादा स्मूथ होता है और इसकी स्किन बड़ी स्मूथ होती है और स्लिपरी होती है, स्लिपरी। ठीक है? लिखा हुआ है स्किन ऑफ फ्रॉग कैसी होती है? तो स्किन स्मूथ होती है और स्लिपरी होती है। और कोई भी चीज स्लिप हो रही है, जीभ को पकड़ो स्लिप कर जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर म्यूकस है, म्यूकस। जहां पर चिपचिपा पदार्थ होता है वहां पर स्लिपरी नेचर आता है। और स्लिपरी नेचर किसके कारण है? म्यूकस। स्लिपरी नेचर किसके कारण होता है? तो म्यूकस के कारण होता है, यही इसको स्लिपरी बनाता है। ठीक है? स्किन हमेशा मॉइस्ट रहती है, हमारी कैसी है? ड्राई है, क्योंकि हमें यहां से सांस नहीं लेना। इसकी हमेशा मॉइस्ट रहती है क्योंकि इन्हें त्वचा से 24/7 सांस लेना है।
बताइए, ये अपनी स्किन को सांस लेने में प्रयोग में लाते हैं, इसलिए इनकी स्किन पतली भी होती है और कैसी होती है, मॉइस्ट भी होती है। ठीक है, ये देखो डॉर्सल का कलर यानी ऊपर का कलर बताओ कैसा बोला था, ऑलिव ग्रीन, ये रहा ऑलिव ग्रीन। नीचे और इरेगुलर स्पॉट होगा कि नहीं होगा, होगा। वेंट्रल साइड की त्वचा यूनिफॉर्म होती है, मतलब उस पर कोई स्पॉट नहीं है, और किस कलर की है, हाँ हल्का पीला। फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता, तो फिर क्या इसको पानी की आवश्यकता नहीं है, जल ही जीवन है, तो फ्रॉग को पानी की आवश्यकता नहीं है क्या, आंसर है। बिना पानी के कोई जिंदा ही नहीं रह सकता। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, अगर वो नहीं होगा तो रिएक्शन कहां चलेगी, इसीलिए पानी तो होना ही चाहिए। ये पानी पी नहीं सकता तो क्या होता है, पानी सोख लेता है, अपनी स्किन से एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या लिखा हो, बट एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन। फ्रॉग पानी पीता है या पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, फ्रॉग पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। बॉडी में कितने भाग बताए थे, 2। क्या क्या नहीं होगा, नेक और टेल, नेक और टेल। तो बॉडी में 2 भाग हैं, हेड और ट्रंक, हेड और ट्रंक होता है। नेक जो है, नेक और टेल ये कभी नहीं होती, एब्सेंट होती है। नेक और टेल एब्सेंट होती है, फ्रॉग में कभी आपने नहीं देखा होगा। हमेशा माउथ तो होगा ही होगा भाई, माउथ इसके होगा, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। अभी हम इनवर्टिब्रेट पढ़ रहे थे, तो इनवर्टिब्रेट में जब कंप्लीट है तो ये वर्टिब्रेट है, इसमें तो कंप्लीट होगी ही होगी। बताओ, तो माउथ भी होगा, एनस भी होगा, लेकिन इनमें एनस की जगह एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, क्लोइका, क्लोइकल एपर्चर। तो अभी देखना ध्यान से, नेक और टेल नहीं होता, माउथ होगा, बिल्कुल सही बात है। और माउथ के ऊपर हमेशा नॉस्ट्रिल्स होते हैं, कितने, 2 यानी एक पेयर, यानी एक पेयर नॉस्ट्रिल है। ठीक है, और आईज बल्ज होती है, ये देखो उभरी हुई है, ये देखो इधर से भी, इधर से देखो उभरी हुई है, आईज बल्ज होती है। हमारी आईज गड्ढों में प्रेजेंट है, आईबॉल के सॉकेट में प्रेजेंट है, इनकी भी आईबॉल के सॉकेट में प्रेजेंट होती है, पर बाहर निकली रहती है, हमारी बाहर नहीं निकली, देखो इनकी बाहर निकली है, ऐसे फूली हुई सी है ना। तो आईज बल्ज होती है, बल्ज का मतलब उभरी हुई। और आईज के ऊपर चूंकि इन्हें पानी में रहना है, अच्छा एक बार बताओ, पानी हम लोग फेस वॉश करते हैं तो पानी जो जाता है आंखों में लगने लगता है, और जब पानी में देखना पड़ जाए हमें तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए इनके ऊपर एक नेचुरल चश्मा होता है, नेचुरल चश्मा यानी आईलिड्स ही होती है, पर वो नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे ले जाता है। अब पानी और इसके बीच में एक बैरियर आ गया, पानी और इसके बीच में बैरियर आ गया, मतलब आंखों के बीच में, तो पानी लगेगा नहीं इन्हें, और ये आसानी से पानी में देख भी पाएंगे, क्योंकि पानी में नहीं देखेंगे तो कोई भी इनका शिकार कर लेगा, और अगर देख लेंगे तो अपनी दिशा बदल लेंगे, छुप जाएंगे। कंफर्म है, तो इसका मतलब कवर्ड बाई निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ये जो नेचुरल चश्मा है ना, इसका नाम है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, और ये प्रोटेक्ट करता है कब, जब ये कहां पे हो, पानी में, पानी में देखने में मदद करता है। ठीक है, हम लोग चूंकि हम लोग लैंड वाले एनिमल है, हम लोग लैंड के लिए अडेप्टेड हो गए हैं, तो हमारे अंदर ये नेचुरल चश्मा वेस्टिजियल हो गया है, वेस्टिजियल यानी अवशेषी हो गया है, नॉन फंक्शनल हो गया है, हमें इस चश्मे की जरूरत नहीं है। क्लियर, इसलिए कभी आंखों को नीचे करो, एकदम लाल लाल कलर की एक लाइनिंग दिखाई पड़ती है, लाल कलर की जो मेम्ब्रेन दिखाई पड़ रही है, दिस इज वेस्टिजियल निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। कोई डाउट यहां तक, ठीक है। आगे देखो, आंखों के आइदर साइड पर, आंखों के आइदर साइड पर क्या होता है, कान होता है, ईयर, और ईयर को बोलते हैं, इसमें ईयर को क्या बोलते हैं, हमारे पास तो पिन्ना बोल रहे हैं, इसमें ईयर को क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं ईयर को टिम्पैनम, टिम्पैनम। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन द आइदर साइड ऑफ आई ए मेम्ब्रेनस टिम्पैनम, जो कि ईयर को रिप्रेजेंट करता है, और ईयर का काम है साउंड सिग्नल को रिसीव करना। इट रिसीव्स साउंड सिग्नल, इट रिसीव्स साउंड सिग्नल। फिर क्या बोला गया, फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब हेल्प इन स्विमिंग, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब किसमें मदद करता है, स्विमिंग में। फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब किसमें मदद करता है, स्विमिंग में। क्यों, पानी वाला एनिमल है, स्विमिंग करना आना चाहिए, लैंड पे भी आएगा, चलना भी आना चाहिए, ये रहा। और अगर दुश्मन से बचना है तो उछल उछल के चलेगा, लीपिंग बोलते हैं उसको, और मिट्टी खोद सकता है, बोरोइंग बोलेंगे। तो यानी पानी में स्विमिंग, ठीक है ना, चलने के लिए वॉकिंग, अच्छा जंप करने के लिए लीपिंग, और मिट्टी खोदने के लिए बोरोइंग, राइट, ये सारे में काम आएगा। आगे वाले जो हाथ होते हैं, जिसको फोर लिम्ब बोल सकते हैं, हमेशा छोटे होते हैं, 4 उंगलियां होती है, कितनी उंगलियां,
4 उंगलियां होती है। पीछे वाले मस्कुलर है, हमारे पास भी देख लो, आगे वाले कम मस्कुलर है, पीछे वाले ज्यादा। वैसे इनके पास भी पीछे वाले जो पैर है, जिसको हिंड लिम्ब बोलेंगे, वो देखो ज्यादा मस्कुलर है और जेड के आकार के, देखो जेड के आकार के, इससे उछलने में काफी मदद होती है। और ये नॉर्मल है, इसमें 4 उंगलियां हैं, इसमें 5 उंगलियां होती है, 1 2 3 4 5, एक इधर छुपी हुई है। तो 4 5, आगे कितने, पीछे कितने? मोर मस्कुलर कौन है? पीछे वाला। जेड के आकार का कौन है? हाँ, इसीलिए पता है कई कंट्रीज में इसका ये लेग पीस खाया जाता है ना, कई कंट्रीज में इसका लेग पीस खाया जाता है, और वो कंट्री का नाम ना ही ले तो ठीक है। चाइना कुर्सी मेज को छोड़ के सब खा जाता है। द हिंड लिम्स हैव 4 डिजिट। हिंड लिम यानी पैरों में 5 उंगलियां हैं, और वो ज्यादा बड़े हैं, पैर ज्यादा बड़े होते हैं हाथ की तुलना में। देखो हाथ की लंबाई इतनी, पैर की लंबाई इतनी। तो हमें रटना नहीं है, हम क्या सोचते हैं कि फ्रॉक पढ़ रहे तो हमारा सारा ध्यान केंद्रित रहे फ्रॉक पे ही। घंटा, हाँ तो वही बोला, घंटा उस पे केंद्रित रहे, अपने पे केंद्रित कर। दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन 4 लिम्ब। क्या बोला गया? लार्जर और मस्कुलर, ज्यादा बड़े हैं और ज्यादा मस्कुलर है, किसकी तुलना से? 4 लिम्ब की तुलना में। और उनमें उंगलियां कितनी है? ऊपर वाले में कितनी थी, उसमें कितनी थी? 5। और चाहे उंगलियां हो या पैरों की उंगलियां हो, हाथ की उंगली हो या पैर की हो, 4 हो या 5 हो, बीच में पाया जाएगा वेब, जाल, बीच में वेब पाया जाएगा। वेब से क्या होगा? अगर हम पानी में तैरते हैं, जो लोग स्विमर होते हैं ना, उनको ये सिखाया जाता है ऐसे करके तैरो पानी में, तो पानी क्या खींचेगा और हम उसके आगे ऊपर स्लाइड करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जो अगर आप ऐसे तैरोगे ना, ऐसे, तो ज्यादा पानी नहीं खींचेगा, हाथ बांध करके ऐसे तैरना होता है। तो और ऐसे ही जब विकेट कीपर को देखते नहीं हो, विकेट कीपर का इसके बीच में वेब लगा होता है, तो बॉल कैच करने में काफी आसानी हो जाती है। वैसे इनमें भी वेब लगा होता है, देखो लिखा फीट हैव वेब डिजिट्स, यानी बीच में जाल होगा, यानी ये है ऐसे जाल होगा, ये है उंगलियों के बीच में ऐसे जाल होगा। और लिखा है इससे क्या करने में मदद मिलेगी? स्विमिंग करने में मदद मिलेगी। फ्रॉग में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, मतलब फ्रॉग जो होता है उसको देख करके बता सकते हैं कि ये मेढक है, ये मेढकी है ना, देख करके बता सकते हैं। देख के कैसे बता देंगे? ऐसे, अगर उसका फिंगर उठाएं तो पहले फिंगर में 4 लिम्ब में कितने फिंगर थे? तो जो फर्स्ट फिंगर है उसके नीचे एक पैड पाया जाता है, कॉपलेटरी पैड बोलते हैं, कॉपलेटरी पैड ये पाया जाता है, ठीक है। अगर कॉपलेटरी पैड है तो वो है मेल, और अगर टर टर की आवाज कर रहा है तो भी वो मेल है। तो बताओ वोकल कॉर्ड किसके पास है? मेल के पास। कॉपलेटरी पैड किसके पास है? मेल के पास। अगर ये वोकल कॉर्ड और कॉपलेटरी पैड नहीं है तो वो फीमेल है, मतलब अगर शांत है तो फीमेल, टर टर कर रहा है तो मेल। अपने में उल्टा है, अपने में शांत है तो मेल, टर टर करे तो फीमेल। मैं शादीशुदा लाइफ की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, फ्रॉग के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। मेल फ्रॉग को डिस्टिंगाइज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से? आवाज से पहचान सकते हो। क्यों? आवाज कहां से निकलती है? वोकल कॉर्ड से। हम भी बोल रहे हैं वोकल कॉर्ड से, तो मेल में वोकल कॉर्ड होगा और मेल आवाज निकाल सकता है, और उसमें कॉपलेटरी पैड भी पाया जाएगा। कहां बताया था? फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब, फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब की फर्स्ट डिजिट ऑफ हिंड लिम्ब, 4 लिम्ब की हिंड लिम्ब। हाँ तो याद रखना, विच इज एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग, जो कि फीमेल फ्रॉग में नहीं होता है, जो कि फीमेल फ्रॉग में नहीं होता है, राइट। आते हैं एनाटॉमी पे। बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग एकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, बोलता है बॉडी कैविटी के अंदर, बॉडी कैविटी यानी सिलोम, सिलोम के अंदर, जैसे हमारे सिलोम के अंदर सारे सिस्टम हैं, वैसे इनके अंदर भी सारे सिस्टम होंगे, जैसे डाइजेस्टिव, जैसे सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव। और ये सारे कैसे होते हैं? वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर में भी वेल डेवलप्ड है, फंक्शन में भी वेल डेवलप्ड है, मतलब अच्छे से काम भी कर रहे हैं, अच्छे से स्ट्रक्चर भी है इनके अंदर, क्लियर। अब आते हैं पहले सिस्टम पे। पहला सिस्टम कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 चीजें आती हैं, एक तो आती है मुंह से लेकर के एनस तक, माउथ से एनस तक का एरिया। मैंने बताया इनमें एनस नहीं होता, क्लोइका होता है, तो माउथ से लेके क्लोइका तक का एरिया वो कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल,
बताओ, एलिमेंट्री कैनाल, माउथ भी होगा, एनस भी होगा, कंप्लीट की इनकम्प्लीट। और एक खाना पचाने के लिए क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, खाना पचाने के लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो खाना पचाने के लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है। कोई डाउट है यहां तक? एलिमेंट्री कैनाल जो होता है शॉर्ट होता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, शॉर्ट, बिकॉज फ्रॉग आर कार्निवोरस। एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होता है और फ्रॉग क्या होता है, कार्निवोरस, फ्रॉग होता है कार्निवोरस। एंड द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस, और इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो होती रिड्यूस, लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस। क्यों? एक रूल बना लो, जो शाकाहारी होते हैं उनका एलिमेंट्री कैनाल हमेशा लंबा होगा, जो मांसाहारी होंगे उनका एलिमेंट्री कैनाल काफी छोटा होता है, ठीक है। और जो ओमनीवोरस होते हैं, सर्वाहारी, जो हम लोग कैसे हैं, हम लोग कैसे हैं, ओमनीवोरस है। इंसान वेज भी खा सकता है, नॉन वेज भी, वो पर्सनल चॉइस है कि आप क्या खाते हो, है ना। तो इंसान का जो वैसा नेचर है, वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है, यानी ओमनीवोरस बोलते हैं। जैसे गाय को आप 100% हार्बीवोरस बोलोगे, ठीक है ना, शेर को 100% आप कार्निवोरस बोलोगे, लेकिन इंसान किस श्रेणी में आएगा, इंसान आएगा ओमनीवोरस में। तो देखो, सबसे लंबी जो एलिमेंट्री कैनाल होगी गाय की होगी, क्योंकि वह हार्बीवोरस है। हम लोग बीच की श्रेणी में आ रहे हैं, तो हमारे पास इंटरमीडिएट होगी, एवरेज होगी। अच्छा, फिर जो कार्निवोरस है उसमें और छोटी हो जाती है। मतलब क्यों? क्योंकि कार्निवोरस को केवल प्रोटीन पचाना है, हमें दोनों चीजें पचानी है, और हार्बीवोरस को हर्ब पचाना है। तो जिसको हर्ब पचाना होता है उसका लंबा होना चाहिए एलिमेंट्री कैनाल, जिसको केवल प्रोटीन पचाना है उसका छोटा होना चाहिए। अब आप बताओ, स्वभाव में ये क्या है, इंसेक्ट खाता है, इंसेक्ट खाता है, तो बताओ कैसा हुआ, कार्निवोरस हुआ। तो बताओ एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट हुई कि लार्ज, शॉर्ट होगी। इंटेस्टाइन रिड्यूस होगा कि एडवांस, रिड्यूस होगा। और देखो, एलिमेंट्री कैनाल में माउथ तो होता ही है, तो माउथ कहां खुलता है, जल्दी बताओ, माउथ कहां खुलता है, अंदर, अंदर के कैविटी को बोलते हैं बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। तो माउथ ओपन इनटू बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी की यहां पर क्या है, फेरिंग्स, और फेरिंग्स भोजन को निगलने का काम करता है। देखो, हम लोग जब खाना लेते हैं, निवाला लेते हैं, जिसको बोलस कहते हैं, वो जब लेते हैं चबाते हैं, चबाने के बाद उसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं तो वो स्वॉलो हो जाता है, अंदर निगल लेते हैं। और अगर ये नहीं होता तो स्वॉलो नहीं होता, सही से स्वॉलो नहीं होता, ठीक है। खिसकता अपनी मर्जी से, हमारी मर्जी से नहीं खिसकता। तो हमारी मर्जी से जब हम इसे पुश कर देते हैं, नीचे चला जाता है, फिर वो यहाँ मोशन होता रहता है, इससे ये आगे बढ़ के पेट में चला जाता है। पेट यहाँ बाईं तरफ होता है, दाहिनी तरफ लिवर होता है, राइट। पेट में जाकर के स्टोर हो जाता है, और जैसे हमारे पेट में एक एसिड निकल रहा है, कौन सा एसिड निकल रहा है, HCl, कॉन्संट्रेटेड HCl, और कुछ एंजाइम्स निकल रहे हैं, और जो एंजाइम निकलते हैं उसको, वो प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम निकलते हैं। पा मतलब पेट, पा मतलब प्रोटीन। बताओ, पेट में क्या पचता है, पेट में कौन सा पचाने वाला एंजाइम होगा, पा मतलब पेट, पा मतलब प्रोटीन। तो बताओ, प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम निकलेंगे। तो फिर से सुन लो क्या कहा है एनसीईआरटी ने, हमारी ही चीज कही है पर फ्रॉग के रिस्पेक्ट में बोली है। बताओ ये क्या है, माउथ, माउथ के पीछे बक्कल कैविटी के बाद, फेरिंग्स के बाद ये इसोफेगस, इस पाइप, फूड पाइप को बोलते हैं इसोफेगस। इसोफेगस किससे जुड़ा हुआ है, स्टोमक यानी पेट से। पा मतलब पेट, पा मतलब प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम निकलेंगे यहां से, प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम निकलेंगे यहां से, और HCl भी निकलेगा। HCl, और HCl प्रोटीन को पार्सली डाइजेस्ट कर देगा। जब पार्सली डाइजेस्ट कर देगा तो बताओ क्या हो जाएगा, इस पार्सली डाइजेस्टेड फूड को पेट के अंदर बुलाते काइम, क्या बुलाते हैं, काइम। काइम एसिडिक होता है कि बेसिक, एसिडिक, HCl मिल गया भैया, सही है कि नहीं, यही लिखा है, देखो रटोगे तो फिर गड़बड़ होगा। माउथ कहां ओपन हुआ, बक्कल कैविटी में, ये देखो, बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टोमक, और स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद क्लोइकल अपर्चर। पहले क्लोइका फिर क्लोइकल अपर्चर, जरा पाथवे बताइए। सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स के बाद इसोफेगस के बाद स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम। रेक्टम में बिना पचा हुआ खाना स्टोर होता है, बिना पचा हुआ खाना स्टोर होता है, जिसे मल पदार्थ या फीकल मटेरियल बोलते हैं। फिर यहां से एक चैम्बर में चला जाता है, इस चैम्बर को क्लोइका कहते हैं, और क्लोइका के अपर्चर को क्लोइकल अपर्चर, कोकिला नहीं, क्लोइकल अपर्चर, ठीक है ना।
कोकिला बहन तो वो हैं धीरू भाई अंबानी की वाइफ है ना, यानी मुकेश अंबानी की वाइफ है। अरे वो उनकी धीरू भाई की वो उनकी मदर क्या गोपी निषाद कहाँ गोपी बहू आगे लग रहा है सीरियल बहुत देखते हो है ना। एक कोई सीरियल था जिसमें गोपी बहू थी, इतनी सुशील बहू तो कहीं नहीं दिखाई जाती। मतलब पराकाष्ठा पार कर देते हैं सारी, इतनी सुशील दिखाई जाती, इतनी सुशील इतनी संस्कारी कि जनरल लाइफ में ऐसा होता ही नहीं। तो कभी नहीं होगा। लीड्स टू द इसोफेगस, लीड्स टू द इसोफेगस, शादी के बाद मिलना। लीड्स टू द इसोफेगस थ्रू द फेरिंग्स, कह रहा है बक्कल कैविटी कहां पे खुल गई, फेरिंग्स में। फेरिंग्स कहां खुल गया, इसोफेगस में। और उसके बाद इसोफेगस शॉर्ट होता है कि लॉन्ग, ये आप बताओगे। क्यों भाई क्यों? सर गर्दन है ही नहीं, अगर गर्दन नहीं है तो इतना एरिया कम हो गया ना, बोलो। अच्छा सबसे लंबी इसोफेगस किसमें होती है, जिराफ में, क्योंकि उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, तो जिराफ में सबसे लंबी होती है, याद रखिएगा। और जिसमें गर्दन नहीं होती उसका इसोफेगस छोटा होगा। और ये कहां ओपन होता है, इसोफेगस ओपन इनटू स्टोमक, स्टोमक ओपन इनटू इंटेस्टाइन, ओपन इनटू रेक्टम, ओपन इनटू खोखला। अब देखो लिवर, अब लिवर के बारे में बता दे। लिवर बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, लिवर 500 से भी ज्यादा काम करता है, 500 से भी ज्यादा। तभी तो एक लिवर फेल हो जाने से डेथ हो जाती है, ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने से लिवर फैटी हो जाता है, उसमें कैंसर हो जाता है, सिरोसिस हो जाती है। और उसके बाद व्यक्ति का लिवर फेल हो गया तो 500 काम एक साथ रुक गए। अब 5000 में से 500 काम रुक गए, सारे काम डायरेक्टली इनडायरेक्टली रुक गए, डेथ हो जाएगी। ठीक है ना। तो लिवर बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन इसीलिए कि लोड ज्यादा है। बताओ, लार्जेस्ट ग्लैंड है, ऑर्गन नहीं, लार्जेस्ट ग्लैंड इसलिए क्योंकि उस पर लोड बहुत ज्यादा है। तो लिवर का प्राइमरी काम बताएं। लिवर निकालता है पित्त रस, बाइल जूस। लिवर निकालता है पित्त रस या बाइल जूस। तो बताओ लिवर क्या निकालता है, बाइल। और बाइल हमेशा स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, पित्त की थैली। लिवर सिक्रीट बाइल, बाइल बोलो या बाइल जूस बोलो एक ही बात है, पित्त बोलो या पित्त रस बोलो एक ही बात है। लेकिन ये स्टोर कहां होता है, गॉल ब्लैडर में। आपने सुना भी होगा कभी गॉल ब्लैडर में स्टोन आ जाता है, ऑपरेशन करके हटाना पड़ता है, सुना होगा कि नहीं। बॉडी में दो ही जगह तो स्टोन आता है, एक किडनी में एक गॉल ब्लैडर में, एक किडनी में एक गॉल ब्लैडर में। जैसा साइज हो, बड़ा साइज है पूरा गॉल ब्लैडर निकालना पड़ जाएगा, छोटा साइज होगा तो चीर के निकाल देंगे। पैंक्रियास एक डाइजेस्टिव ग्लैंड, पैंक्रियास एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और पैंक्रियास बहुत महत्वपूर्ण है। पैंक्रियास डाइजेस्टिव ग्लैंड है, क्या निकालती है, पैंक्रियाटिक जूस। और इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम। फूड हमारी तरह हाथ से नहीं खाता है, ये कैसे खाता है, जीभ इसकी बाइलोब्ड होती है, बाइलोब्ड होती है। मतलब हमारा ऐसे है ना, जीभ, जीभ ऐसे रखा हुआ है हमारा, है ना, जीभ ऐसे रखा हुआ है। और इसका जीभ ऐसे नहीं होता, आगे से ऐसे फोल्ड होता है, फोल्ड, और ऐसे ओपन होता है। तो दो लोब का बना होता है, एक लोब इधर एक लोब इधर। तो बाहर वाला जो लोब होता है वो बहुत चिपचिपा होता है, जैसे ही वो देखता है अपनी जीभ से ही शिकार को पकड़ता है। बताओ, फूड इज कैप्चर्ड बाई लोब जीभ। तो बाई लोब की यूनिलोब्ड। हम लोग में कैसा, हम लोग में यूनिलोब्ड है, एक ही लोब तो है, ऐसा ऐसा है। उसके पास बाई लोब्ड होता है, दो लोब होते हैं। फूड को कैप्चर करता है चिपचिपे जीभ से, और डाइजेशन किसकी मदद से होगा बताओ, HCl प्लस पेट के एंजाइम, पेट के एंजाइम को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। कहां से निकलता है, पेट की दीवार से, बोलो। और मैंने बोला था पार्सली डाइजेस्टेड फूड इज नोन एज काइम, ये रहा काइम। यहां तक समझ में आ गया, मतलब इसने फूड को पकड़ा जीभ की मदद से, अंदर निकला यहां से होते हुए, इसोफेगस से होते हुए पेट में, पेट में HCl मिल गया प्लस गैस्ट्रिक जूस मिल गया, तो ये पार्सली डाइजेस्ट हो गया। पार्सली डाइजेस्टेड फूड को हम लोग क्या बुलाते हैं, काइम, काइम। काइल जब इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा,
अब कह रहे हैं अब ये स्टोमक से पास होके चला गया इंटेस्टाइन के पहले भाग में, और कहीं भी इंटेस्टाइन का पहला भाग आपसे पूछे तो बताना डोडेनम। तो इंटेस्टाइन का पहला भाग डोडेनम। अच्छा, डुओ मतलब क्या होता है? दो, जैसे डुअल कोर प्रोसेसर, अब तो ऑक्टा कोर आने लगा है, पहले शुरुआत हुई थी तो डुअल कोर आता था, फिर क्वाड्रा कोर आया, आपके मोबाइल में क्वाड्रा कोर, अब आ रहे हैं ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 8 प्रोसेसर लगे हुए। पहले रैम आती थी बहुत कम, अब रैम ही देख लो कितनी ज्यादा जीबी की आती है ना, 8, 12, 32, 16 ऐसे, अब तो और ज्यादा की आने लगी है। तो कहने का क्या तात्पर्य है, मैं डुओ का अर्थ बता रहा था, डुओ का मतलब होता है दो। अच्छा, तो वैसे ही इसका नाम है डुओ, डुओडेनम, मतलब डुओडेनम दो चीजें रिसीव करता है, बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियास। देखो इधर देखो, ये रहा बाइल, गॉल ब्लैडर इसमें भरा हुआ है, बाइल इसमें भरा हुआ है, ये रहा पैंक्रियास, ऐसे मान लो ये पैंक्रियास है, ठीक है, ये पैंक्रियास है, ये गॉल ब्लैडर, इसमें बाइल जूस भरा है, ये पैंक्रियास है, ये इसमें पैंक्रियाटिक जूस भरा हुआ है। ये दोनों जूस जाकर के कॉमन ट्यूब में खुल जाता है, इस कॉमन ट्यूब को बोलते हैं सीबीडी। क्या बोलते हैं? सीबीडी। सीबीडी का पूरा नाम होता है कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। एंड कॉमन बाइल डक्ट ओपन इनटू द डोडेनम, ये रहा डोडेनम, डोडेनम में देखो दोनों जूस जाके मिल जाएंगे। अब कॉन्सेप्ट बना? ये देखो लिखा भी है, किसके थ्रू आया? अच्छा, बाइल का काम है बड़े बड़े फैट को छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट में तोड़ देना। बाइल जूस का काम है बड़े बड़े फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देना, और साथ ही फैट पानी में अघुलनशील है यानी कि इनसॉल्युबल, उसको सॉल्युबलाइज कर देना। अब आप बोलेंगे सर सॉल्युबल कैसे हो गया? पानी की तेल की बूंद को चाहे जितना छोटा कर दो, वो पानी में घुलनशील कभी नहीं होगा। तो कैसे? इसके चारों तरफ बाइल कोट चढ़ा देते हैं, बाइल सॉल्ट की लेयर चढ़ा देते हैं। बाइल सॉल्ट की जो लेयर चढ़ जाती है तो सॉल्ट हमेशा पानी में घुलनशील है, सॉल्ट इज ऑलवेज सॉल्युबल इन द वाटर। अब आप बताओ, पहले सॉल्ट नहीं था तो ये इनसॉल्युबल था, अब सॉल्ट है तो सॉल्युबल हो गया। पहले लाइपेज एंजाइम काम नहीं कर सकता था, अब लाइपेज एंजाइम काम करेगा और इसको पचा लेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ऐसा हम में भी होता है, ऐसा हम लोगों में भी होता है। तो बताओ, बाइल क्या करता है? किसका इमल्सिफिकेशन करता है? फैट का। और पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाता है। बाइल फैट में मदद कर रहा है, जबकि पैंक्रियाटिक जूस इन दोनों को पचाने में मदद कर रहा है। बताओ, बाइल किसको पचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि आप बताइए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाने की कोशिश कौन कर रहा है? पैंक्रियाटिक जूस। कोई डाउट यहां तक? अब माना कि भोजन पच गया, भोजन हमेशा इंटेस्टाइन में ही पचता है, भोजन हमेशा कहां पचता है? हाँ, इंटेस्टाइन में। तो क्या लिखा हुआ है? फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन, फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन। फाइनल डाइजेशन कहां होता है? इंटेस्टाइन में। डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब बाय द न्यू। अब देखो, आपने देखा होगा, बचपन से पढ़ते आए हो कि हमारे आंतों में टावल जैसे उभार है, ये टावल जैसे उभार के ऊपर और छोटे छोटे से उभार है। इससे क्या होता है, जैसे टावल का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वो पानी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत ज्यादा गीला नहीं होता है, मॉइस्ट रहता है पर गीला नहीं होता है ना। लेकिन आप देखते होगे जैसे किसी कपड़े से पानी पोंछ लो तो क्या होता है, वो गीला हो जाता है, निचोड़ोगे पानी निकल जाएगा, जैसे गमछा जिसको बोलते हैं ना। और ऐसे ही क्या होता है, टावल को करो, टावल को निचोड़ो, पानी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, पानी एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो वैसे ही हमारे आंतों में भी ये उंगली जैसे उभार होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उनके ऊपर और छोटे छोटे उभार होते हैं। इन उंगली जैसे उभार को विली कहते हैं, विली, VILLI, और इनको बोलते हैं माइक्रो विली। इससे सरफेस एरिया कई गुना बढ़ जाता है और इससे भोजन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और भोजन एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला आता है और ब्लड से सेल में चला जाएगा। तो ये सब कुछ हमारे साथ भी होता है, ऐसा नहीं इनके साथ ही स्पेशली आपको याद रखना है, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। बस हाँ, यहाँ पे फ्रॉक के रिस्पेक्ट पे सोचना पड़ रहा है, वैसे मैं हमेशा कंपेयर करके पढ़ाता हूं अपने रिस्पेक्ट पे, क्योंकि अपनी चीजें इंसान को जल्दी याद रहेगी। बताइए, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है कहां पर? बहुत न्यूमरस मतलब असंख्य, बहुत सारे फिंगर लाइक फोल्ड होते हैं। कहां? इंटेस्टाइन के अंदर की बाहर? क्या नाम है? छोटे छोटे उभार को सरफेस एरिया बढ़ा देंगे कि घटा देंगे? इसीलिए फूड एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में चला जाएगा।
ये एक पॉइंट इन्होंने मिस कर दिया है, फूड एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में चला जाएगा। बात करते हैं बिना पचे हुए खाने की। बिना पचा हुआ जो सॉलिड वेस्ट था, इसी को बोलने लगते हैं फीकल मटेरियल। और फीकल मटेरियल हमेशा हमारे अंदर हो या इनके अंदर हो, रेक्टम में होगा स्टोर, रेक्टम में स्टोर हो जाता है। और रेक्टम से हम तो एनस से निकाल देते हैं, लेकिन ये लोग कहां से निकालते हैं? क्लोइका से, क्योंकि हमारे पास एनस, इनके पास क्लोइका। बताओ, पार्सली डाइजेस्टेड फूड इज नोन एज काइम। कहां पे बोलते हैं? स्टोमक में, HCl जब मिल जाता है तब। आते हैं फ्रॉग के रेस्पिरेशन पे। फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड वाटर बाय 2 डिफरेंट मेथड। फ्रॉग रेस्पायर करता है लैंड पर और वाटर पर बाय 2 डिफरेंट मेथड। फ्रॉग कैसे रेस्पायर करता है? लैंड पर अलग तरीके से, वाटर में अलग तरीके से। हम बात करते हैं पानी में। पानी में मेन कौन है? स्किन, और इसीलिए स्किन को यह नाम दिया गया, एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बताओ, पानी में सांस लेने में कौन मदद कर रहा है? पानी में रेस्पिरेशन करने में कौन मदद कर रहा है? स्किन द्वारा किए गए रेस्पिरेशन को हमने एक नाम दिया था, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ये देखो। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ पानी में ही नहीं, लैंड पर भी 24/7 यही काम करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। पानी में तो है ही है, लैंड पर भी करता है। आगे कुछ क्लैरिफिकेशन किया इन्होंने कहा जो डिजोल्व ऑक्सीजन है पानी की, वो अंदर चली गई त्वचा द्वारा, और किस मेथड से गई? डिफ्यूजन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से। अरे अगर ये पानी में था, पानी में O2 ज्यादा, त्वचा में कम, तो अंदर घुस गई। अंदर त्वचा में CO2 ज्यादा है, पानी में कम है, बाहर आ गई। और कोई भी चीज अगर ज्यादा से कम की तरफ जाएगी बिना विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, तो हम उसे बुलाएंगे डिफ्यूजन। हम उसे बुलाते हैं डिफ्यूजन। आते हैं लैंड पर, अभी हम थे पानी पर। पानी में एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम स्किन। 24/7 पूछा जाए तो स्किन। सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम स्किन। लैंड पर 3 तरीके से करता है रेस्पिरेशन। बक्कल कैविटी द्वारा भी करता है, स्किन द्वारा भी करता है, लंग्स द्वारा भी करता है। और ये सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं। देखो, लैंड पर बात कर रहा है, ये लंग्स द्वारा किए गए रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। हमने अपने लिए पढ़ा है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और लंग्स कितने होते हैं? हमारे पास कितने हैं? इनके पास भी कितने हैं, लेकिन हमारे थोड़े अलग है। इनके थैले के जैसे, सैक लाइक। ये देखो लिखा, ये सैक लाइक। पिंक कलर के हमारे भी हैं, इनके भी हैं, लेकिन इनके इलोंगेटेड है। हमारे ब्रॉड है, इनके इलोंगेटेड है। हमारे ब्रॉड है, इनके इलोंगेटेड है। दिखा दूं तो और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। ये रहा, लंबे हैं, ऐसे लग रहा है थैलेनुमा है, पिंक कलर के होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है ना? और कहां? लंग्स हमेशा कहां होता है? थोरैक्स में। इनके पास ट्रंक है, ट्रंक के अपर रीजन को थोरैक्स कह सकते हैं। क्या बोल रहा है? लंग्स कितने होते हैं? 2 यानी एक पेयर। कैसे होते हैं? इलोंगेटेड। किस कलर के होते हैं? अच्छा, और कैसे होते हैं? सैक लाइक होते हैं। ठीक। फिर क्या बोला गया? प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ ट्रंक की लोअर पार्ट ऑफ ट्रंक, क्या बोल सकते हैं? थोरैक्स। हवा अंदर आने का एक ही तरीका है, नॉस्ट्रिल। एयर नॉस्ट्रिल द्वारा अंदर आया, कहां पहुंच गया? बक्कल कैविटी से कहां पहुंच गया? लंग्स में। मैंने ये बात पहले ही बता दी है आपको कि जब ये हाइबरनेशन में होता है, यानी कि विंटर स्लीप में, और जब ये एस्टिवेशन में होता है, यानी समर के कंडीशन में, तो बताओ ये कैसे सांस लेता है? स्किन द्वारा। ये लिखा हुआ है, स्किन द्वारा सांस लेगा। कोई डाउट अभी तक? यहां तक हमने 2 सिस्टम इसके कर लिए, एक डाइजेस्टिव, एक रेस्पिरेटरी। वेस्कुलर सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। बताओ, फ्रॉग वर्टिब्रेट है कि इनवर्टिब्रेट? हमने आपको, यानी कॉर्डेटा को बिलोंग कर रहा है कि नॉन कॉर्डेट?
कॉर्डेटा में क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है, पूरे कॉर्डेटा में। हम लोग किसको बिलोंग करते हैं? तो उसमें क्लोज है कि ओपन है? तो इसमें भी क्लोज है। हमारे पास जैसे आर्टेरियल सिस्टम है, वेनस सिस्टम है, इनके पास भी आर्टेरियल और वेनस सिस्टम होगा। आर्टेरियल सिस्टम का काम है हार्ट से खून को पूरे शरीर में पहुंचाना, और वेनस सिस्टम का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर से वापस लेके आना। बोलो क्लियर है? ठीक है, जैसे हमारे पास आर्टरी वेन है, इनके पास भी आर्टरी वेन और कैपिलरीज होगी। ठीक है, तो बताओ क्लोज वेल डेवलप्ड की अनडेवलप्ड? क्लोज की ओपन टाइप? फ्रॉग में लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है हमारी ही तरह, हमारे पास भी है, इनके पास भी है। देखो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत क्या आएगा? हार्ट। और क्या आएगा? ब्लड वेसल्स। और क्या आ जाएगी? ब्लड। तीन चीजें आएंगी। हार्ट जिसमें खून बह रहा है वो पाइपलाइंस, और जो बह रहा है वो भाई हार्ट आएगा, और ब्लड वेसल्स आ जाएंगी। दो हो गए। और ये हार्ट क्या पंप कर रही है? तो ब्लड भी तो आना चाहिए ना, तो तीन चीजें आ गई। लिम्फेटिक सिस्टम में जो अभी तक जिसको ब्लड बोल रहे थे अब उसको लिम्फ बोलने लगो, पहले जिसको बोल रहे थे ब्लड वेसल अब उसको लिम्फ चैनल बोलने लगो। पहले पहले वहां पे हार्ट था, यहां पे लिम्फ नोड होता है, ये फर्क है। लिम्फ नोड। हार्ट किसी का भी हो, कोई भी वर्टिब्रेट है, मस्कुलर होगा तभी तो खून को पंप कर पाएगा। हार्ट इज मस्कुलर की नॉन मस्कुलर? लेकिन चैम्बर वेरी करते रहते हैं। जैसे हमारे पास 4 चैम्बर हैं, इनके पास 3 चैम्बर है। ठीक है, तो बताओ कैसा हार्ट होगा? और हार्ट भी हमेशा कहां प्रेजेंट होता है? अपर पार्ट ऑफ बॉडी की लोअर पार्ट ऑफ बॉडी? क्या लिखा हुआ है? सिचुएटेड अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी। अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसमें कितने चैम्बर होंगे? 3 चैम्बर होते हैं। 2 होता है एट्रिया और 1 होता है वेंट्रिकल। 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, और कवर्ड बाई मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। मेम्ब्रेन से कवर रहता है, नाम है पेरिकार्डियम। मेम्ब्रेन से कवर रहता है, नाम क्या है? पेरिकार्डियम। तो याद रखिएगा। बताओ हार्ट का क्या? कितने चैम्बर? ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल। हमेशा राइट साइड पे हमारी ही तरह डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, और लाता कौन है? वेनस सिस्टम। और वेनस सिस्टम में सबसे मोटी वेन का नाम वेना केवा। जो ये वेना केवा ब्लड ला रही है वो एक ट्रायंगुलर चैम्बर में लाएगी पहले, और वो ट्रायंगुलर चैम्बर जो है ना, इसको बोलते हैं क्या? साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस कैसा होता है? कोनिकल या ट्रायंगुलर? बताइए। वेनस सिस्टम वेना केवा से जो ब्लड लेके आ रही है वो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर या कोनिकल स्ट्रक्चर में डालेगी, उस कोनिकल स्ट्रक्चर का नाम, एंड दिस साइनस वेनोसस इज रिलेटेड विद राइट एट्रियम। राइट एट्रियम। अब इधर से आया डीऑक्सीनेटेड ब्लड और इधर से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों यहां मिक्स हो जाता है, और मिक्स हो जाने के कारण ही हम इनके शरीर को ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई नहीं मिल पाती, इसीलिए ये ज्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, इसीलिए हमारी तरह ऊर्जा जनरेट नहीं कर पाते, इसीलिए नेचर ने इन्हें कन्फर्मर ही रहने दिया, इन्हें हमारी तरह रेगुलेटर नहीं बनाया, इसीलिए इनकी बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब समझ में आई कुछ बात? वेंट्रिकल्स किससे संबंधित होगा? वेंट्रिकल का काम है बॉडी को ब्लड पंप करना, यानी ये आर्टेरियल सिस्टम से होता है संबंधित, वो वेनस से, और ये आर्टेरियल सिस्टम से संबंधित होता है। यहां पर एक क्या होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये फिर ऐसे जाकर के वो खुलता है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोनस आर्टेरियोसस। क्या बोलते हैं? बताओ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का नाम। सैक लाइक स्ट्रक्चर का नाम। वेनस सिस्टम से संबंधित क्या है? आर्टेरियल सिस्टम से संबंधित क्या है? कोई डाउट यहां तक? यही लिखा है थ्योरी में, कहा है ना एनसीईआरटी को समझ के पढ़ो, एनसीईआरटी इज जस्ट अ रेफरेंस बुक, नथिंग एल्स। सिर्फ ये एक टेक्स्ट बुक है, इसमें तो शॉर्ट में लिखा ही होगा, दिमाग लगाना एक्सप्लेनेशन देना वो आपको आना चाहिए, इसलिए मैं एक्सप्लेन करके ही आपको पढ़ा रहा हूं।
ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत है इसके अंदर। आपको लगता है मेरे इतने बड़े कैरियर के एक्सपीरियंस में मुझे लगता है कि आज भी मुझे एनसीईआरटी कहीं ना कहीं एक लाइन नई दिख जाती है, नए रूप में दिख जाती है। भले मुझे आती है, पढ़ी है, पता है, फिर भी मुझे कनेक्शन मिल जाते हैं। अच्छा ऐसा इसलिए लिखा है, अच्छा ये मतलब आज भी इतने बार पढ़ाने के बाद हमसे ज्यादा आपने ना एनसीईआरटी पढ़ी होगी ना पढ़ाई होगी, ठीक है ना। तो कुछ मैं जब इतनी बड़ी बात कह रहा हूं कि मुझे नई चीज पता लग जाती है, मुझे नया कनेक्शन पता लग जाता है, तो आप सोचो कि मैं इसके वेटेज को कितना एप्रिशिएट करता हूं। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का नाम क्या था? साइनस वेनोसस। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का नाम है साइनस वेनोसस। और ये किससे संबंधित है? और इट रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम द मेजर वेन। नाम बताओ। देखो सब फिगर में आपको इमेजिनेट हो गया। फिगर में पढ़ के देखो तो कभी नहीं भूलोगे। और अगर कोई कॉन्सेप्ट कोई फिगर नहीं है मेरे भाई, याद नहीं रहेगा। मैं भी इंसान हूं, मैं भी इंसान की टेंडेंसी जानता हूं। आपको याद नहीं रहेगा, भले आप रट लो, रटी हुई चीज 100% भूलोगे। और अगर आपने समझ ली, इमेजिनेशन बन गया माइंड में, तो आप कभी नहीं भूलोगे। वेंट्रिकल ओपन इनटू द सैक लाइक, देखो वेंट्रिकल खुल रहा था सैक लाइक स्ट्रक्चर में। नाम बताओ। कोनस आर्टेरियोसस। और ये लाइन भी पूछा गया है, कहां पे होती है? हार्ट के ऊपर डॉर्सल, हार्ट के नीचे वेंट्रल। तो बताओ वेंट्रल पर कि डॉर्सल पर? वेंट्रल पर होती है। सही है। अब क्या कह रहा है? जो ब्लड आएगा हार्ट से बाहर उसको ले जाया जाएगा, सभी पार्ट के को सप्लाई किया जाएगा कहां से? आर्टेरियल सिस्टम से। आर्टरीज यानी आर्टेरियल सिस्टम से। वेन कलेक्ट करके ले आएगा वापस हार्ट को। और उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? देखो जो जो सप्लाई कर रहा है आर्टेरियल सिस्टम, और जो वापस ला रहा है, ये बात हमने पहले ही बता दी थी आप। अच्छा अब क्या कहता है? कहता है लीवर और इंटेस्टाइन के बीच एक कनेक्शन है, ठीक है ना। जो ब्लड को इधर से इधर ले आ रहा है, लीवर से ब्लड पहले कहां आ रहा है? लीवर और सॉरी ये उल्टा एरो लग गया। ये इंटेस्टाइन का ब्लड कहां आ रहा है? लिवर में। इंटेस्टाइन का ब्लड लिवर में आता है ताकि लिवर वो 500 काम कर सके। क्योंकि जैसे यहां खाना पच के आ रहा है तो ये खाने को यहां पे एक्स्ट्रा खाने को रोक लेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा। अभी भी एक्स्ट्रा है फैट में बदल देगा, अभी भी एक्स्ट्रा है प्रोटीन में बदल देगा। और क्या करता है? बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शन करता है, विटामिन का स्टोरेज कर सकता है। और इसमें मिनरल कम है तो डाल देगा, ज्यादा है तो निकाल लेगा, ताकि हमारी बॉडी के अंदर संतुलित चीजें पहुंचे। ऐसा तो है नहीं हम लोग खाना तौल के खाते हैं, जितना मन किया उतना खा लिया, अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, है ना। तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है स्टोर कर लेगा, कल कम खाओगे मिला देगा, है ना, परसों कम खाओगे मिला देगा, है ना। जरूरी आप डेली गाजर खा रहे हो, इस सीजन में खा रहे हो, पूरे साल चलाना है ना। तो आपको विटामिन ए जो है वो कहां पे स्टोर कर लेगा? यहां कर लेगा। और जब कम होगा जिस दिन वो मिला देगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये सारे काम होते हैं उसको। जैसे आप फास्ट रहते हो तो आप खाना ना भी खाओ, वो तो लोग जबरदस्ती दबा के और खा लेते हैं फास्ट में, लेकिन नहीं खा, वो बॉडी का आपका क्या, फास्ट रहना एक तरह का बॉडी का एक वो है। देखो फास्ट रहना धर्म से भले जोड़ दिया गया, रोजा वगैरह रहते हैं वो धर्म से जोड़ दिया गया, पर ये बॉडी के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बॉडी रिवाइव कर लेती है अपने आप को। सारा रोज खाना दबा के खा ले रहे हो, रोज पचाने में जुटी हुई है, कोई अन्य काम कर ही नहीं पा रही है। अन्य काम करने के लिए इसको एक दो दिन का गैप चाहिए। 24 घंटे में हमारी सेल रिपेयर हो जाती हैं, लेकिन जब खाना ही पचाती रहेंगी तो रिपेयर क्या घंटा होगी, है ना। तो इसीलिए कुछ काम करने के लिए फास्ट रहना भी कभी कभी जरूरी होता है। तो बॉडी रिफॉर्म कर जाती है, अपने आप को जुनाइल कर लेती है, ठीक है ना। इसीलिए बनाया गया, ये सब ट्रेडिशन बना दिया गया है सब आयुर्वेदा है। स्पेशल वेनस कनेक्शन किसके किसके बीच था? लिवर और इंटेस्टाइन। और इसी तरीके से इसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये हम लोग में भी होता है, सारे वर्टिब्रेट में होता है। लेकिन सुनो, हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो किडनी और लोअर लिम्ब से कनेक्टेड हो। किडनी और लोअर लिम्ब से कनेक्टेड कोई सिस्टम नहीं होता। देखो क्या लिखा है, किडनी और लोअर पार्ट से जो होता है कनेक्शन, वो हमारे पास नहीं है। इसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। ऊपर वाले को बोला था हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो हमारे पास केवल कौन सा है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और हमारे पास कौन सा नहीं है? देखो लिखा हुआ है, पहले वाले को
हिपैटिक, और बाद वाले को रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। कोई डाउट है यहां तक? हमने तो पूरी ह्यूमन बॉडी ही लगभग आपको रिलेट कर दी है, और ह्यूमन बॉडी रिलेट रहेगी, याद रहेगा। जैसे हमारे पास दो चीजें हैं ब्लड में, वैसे इनके पास भी दो चीजें हैं ब्लड में। हमारे पास कौन सी दो चीजें? 55% प्लाज्मा है और करीब 45% फॉर्म्ड एलिमेंट है, जो कि तीन प्रकार के हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलते थे? थ्रोम्बोसाइट्स। वैसे इनमें भी सब कुछ सेम है, सेम प्लाज्मा है, सेल है। ब्लड सेल तीन प्रकार की, आरबीसी या एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी हमारी नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाती है, इनकी हमेशा हमेशा कैसी रहती है? हमारी मैच्योरिटी के बाद कैसी हो जाती है? जब हमारे आरबीसी मैच्योर हो जाते हैं तो न्यूक्लियस गायब हो जाता है, और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। फिर हम लोग उसे कब्रगाह में दफना देते हैं। कब्रगाह का नाम आप बताओगे? स्प्लीन। स्प्लीन है, ग्रेव यार्ड। और जैसे हमारे पास लाल कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, वैसे इनके पास भी लाल कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन को ले जाएगा सेल तक और CO2 को वापस लाएगा। याद है? याद है? जैसे हमारा लिम्फ ब्लड से डिफर है, वैसे इनका लिम्फ भी ब्लड से डिफर है। देखो, लिम्फ में कुछ प्रोटीन होती है, कुछ प्रोटीन होती है, लिम्फ लैक्स सम प्रोटीन्स, और आरबीसी तो बिल्कुल नहीं होती। यानी लिम्फ बराबर ब्लड माइनस फ्यू प्रोटीन्स प्लस ऑल आरबीसी। ब्लड से सारा आरबीसी निकाल दो और कुछ प्रोटीन निकाल लो, तो क्या बचा? लिम्फ। समझ में आई बात? तो लिम्फ इज कलरलेस, कलरफुल। कलरलेस, क्योंकि कलर तो आरबीसी देता है। ब्लड कैरीज, ब्लड का काम क्या है? वही जो हमारे अंदर है वही इनके अंदर। हमारा ब्लड क्या करता है? न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है, O2 सप्लाई कर रहा है, CO2 लेके आ रहा है, कचरा लेके आ रहा है, ठीक है ना, और क्या कर रहा है? हार्मोन्स को लेके आ रहा है। तो देखो क्या लिखा है, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वाटर, रिस्पेक्टिव साइड पर, मतलब जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा देगा, ठीक है। और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। कह रहा है ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन कौन कर रहा है? हार्ट की धड़कन। हार्ट धड़क रहा है तो पंप कर रहा है। अब कितने सिस्टम हो गए? तीन, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी। अब कौन सा मेन बच रहा है? एक्सक्रीटरी। अब कौन सा बच रहा है? एक्सक्रीटरी। देखो रटो नहीं, यहां पे भी। इसके लिए पहले मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं। ये रही किडनी मेल की, ये मेल की किडनी है। मेल की किडनी टेस्टिस से एसोसिएटेड होती है। द किडनी ऑफ मेल इज एसोसिएटेड विद द टेस्टिस ऑफ मेल, ठीक है। अंदर से कनेक्शन होता है इसका, ये बाहर से तो ऐसे चिपकी हुई है, इंटरनली कनेक्टेड है, ठीक है ना। फिर यहां पर जब किडनी से ट्यूब निकल रही है, इस ट्यूब को बोलते हैं यूरिटर। क्या बोलते हैं? लेकिन आप बोलोगे सर यहां लिखा है यूरिनोजेनाइटल, तो क्यों लिखा है? क्योंकि जरा इधर देखो, यहां से स्पर्म ले आएगी और किडनी से यूरिन ले आएगी। अब बताओ, इसी डक्ट से स्पर्म भी आ रहा है, इसी डक्ट से यूरिन भी आ रहा है, दिस इज कॉमन डक्ट ना, तो बोलेंगे यूरिनोजेनाइटल डक्ट। मेल में, वर्टिब्रेट्स के मेल में यही खूबी होती है। हम लोग के केस में भी जिस ट्रैक से यूरिन आ रहा है उसी ट्रैक से स्पर्म बाहर आता है, ठीक है ना। तो हमारा जो यूरिटर है या वो तो ट्रैक है, उसको कहा जा सकता है यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। यूरिटर को नहीं, यूरिथ्रा को, यूरिथ्रा को यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। वैसे इनमें भी यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। बट आप यहां पर देखो, फीमेल में देखो, किडनी, ओवरी, ओवरी, ओविडक्ट, किडनी, इसका इससे कोई इंटरनल कनेक्शन नहीं है। फीमेल की ओवरी का किडनी से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन मेल के टेस्टिस का किडनी से लेना देना था। तो आपको क्या लगता है, ये किडनी की डक्ट है, यूरिटर, देखो यूरिटर ही बुला रहे हैं, वो यूरिन लेके जाएगी, क्लोइका में छोड़ देगी, ठीक है। ये जो है ये यहां से ओवा ले लेगी और ये अलग जाके छोड़ रही है क्लोइका में। तो दोनों सेपरेट ओपनिंग है कि सेम सेम? और वहां कैसी थी? तो इसीलिए मेल में यूरिनोजेनाइटल टर्म यूज किया जाता है और फीमेल में यूरिनल अलग है, जेनाइटल अलग है। ये कौन सी है? जेनाइटल। ये कौन सी है? यूरिनल।
अब समझ में आया? एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कैरिड आउट बाय वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी वेल डेवलप्ड होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक पेयर किडनी होती है, सही है, बिल्कुल सही है। और जो यूरिन ले आएगी यूरिटर, और जिस चैम्बर में खुलेगी क्लोइका, और जहां स्टोर होगी यूरिनरी ब्लैडर। इतनी चीजें आती है। इसकी किडनी हमारी तरह कॉम्पैक्ट, हमारी तरह लाल रंग की होती है, हमारी तरह बीन शेप की होती है, ये देखो, और हमारी ही तरह पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है, और वर्टिब्रल कॉलम के ईदर साइड पर, ये लिखा हुआ बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो ये कुछ है ही नहीं, समानता ही समानता है। किडनी जो होती है हमारी तरह, उसके अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होगा। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का नाम नेफ्रॉन या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। तो देखो लिखा है, इनके पास भी होगा कुछ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, एंड दैट इज नोन एज यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन। और कह रहा है दो यूरिटर जो थे वो इमर्ज हो जाते हैं, कहां? किडनी से, किसमें? मेल फ्रॉग में। और यूरिटर जो मेल का होता है वो काम करता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह, और कहां ओपन होता है? क्लोइका में। यानी ये देखो वही बात हो गई क्लियर कि यूरिनल भी है, जेनाइटल भी है। फीमेल के केस में यूरिटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन क्लोइका। फीमेल के केस में यूरिटर और ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन क्लोइका, यानी वो क्लोइका में सेपरेटली खुलता है। थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, थिन वॉल्ड होता है कि थिक वॉल्ड? थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है वेंट्रल टू द रेक्टम, वेंट्रल टू द रेक्टम की डॉर्सल टू द रेक्टम, वेंट्रल टू द रेक्टम। यहां से क्वेश्चन आएगा, यहां से, क्योंकि इतना बारीक याद होता नहीं है, तो याद रखना जितनी भी चीजें यहां दी हैं सब वेंट्रल 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 दी है। बताओ, हार्ट के वेंट्रल पर कोनस आर्टेरियोसिस, ऐसे ही यहां रेक्टम के वेंट्रल पर क्या? यूरिनरी ब्लैडर, है ना। और यूरिनरी ब्लैडर भी कहां खुल रहा है? क्लोइका में। फ्रॉग क्या एक्सक्रीट करता है? हमारी ही तरह, और हमारी तरह उसे क्या बुलाएंगे? यूरिकोटैलिक, ठीक है ना, यूरियोटैलिक। और एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरीड बाय ब्लड, और ब्लड को ले जाया जाएगा किडनी में, किडनी उसे छांछ के बाहर निकाल देगी। जैसे हमारा भी तो किडनी करती है, इनका भी किडनी करती है, और कोई सारी सारी सिमिलरिटीज ही है। अब आगे, द सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम काफी विकसित होगा फ्रॉग में। नर्वस सिस्टम भी डेवलप्ड, एंडोक्राइन सिस्टम भी डेवलप्ड, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन, देखो ये न्यूरल कोऑर्डिनेशन करता है, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन करता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन करने के लिए इसे एक केमिकल बनाना पड़ेगा, दैट इज नोन एज हार्मोन। हार्मोन निकलता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। ये सब तो बहुत बच्चे बच्चे जानते हैं, छोटी छोटी बातें। अंतःस्रावी ग्रंथि, है ना। सबसे मेन एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है जो हमारे पास, वही इनके पास, बताओ। और हमारी तरफ पैंक्रियाटिक आइलैंड, एड्रीनल ग्लैंड, गोनाड्स एटसेट्रा। अच्छा, नर्वस सिस्टम हमारी तरह तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा, और पीएनएस में क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व आएंगी। जो ब्रेन से निकलती हैं उन्हें, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, स्पाइनल नर्व। तो देखो पहले इतना पढ़ो, इनका बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, और सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस में हमारी तरह क्रेनियल और स्पाइनल नर्व। जो ब्रेन से निकलेंगी उन्हें क्या बुलाएंगे? जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी उन्हें क्या बुलाएंगे? अच्छा, और ऑटोनॉमस में दो होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। हमारे पास 12 पेयर क्रेनियल नर्व है, इनके पास 10 पेयर क्रेनियल नर्व है। देयर आर 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स, और क्रेनियल नर्व्स हमेशा कहां से राइज होती है, ठीक है ना। और ब्रेन को जैसे हमारे क्रेनियम ने घेरा है और सुरक्षा कवच बनाया है, वैसे ही इनके पास भी तो क्रेनियम है, और क्रेनियम इनका ब्रेन बॉक्स कहलाएगा।
क्या लिखा हुआ है? ब्रेन बोनी स्ट्रक्चर से ढका हुआ है, उसे ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम कहते हैं। और ब्रेन में 3 भाग हैं हमारी तरफ, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। कहां रटना पड़ा, हम तो सब कुछ अपने लिए ही बोल रहे हैं, अपने लिए ही तो बोल रहे हैं। कुछ बातें छोड़ दी जाए तो बाकी सब अपने जैसा है। फोर लिम्ब में ऑल्फैक्टरी लोब होगा, हमारे पास भी होता है, एनसीईआरटी में वहां लिखा नहीं था, तो ऑल्फैक्टरी लोब होगा। सेरिब्रम हेमिस्फीयर होगा, आधा गोला ये आधा गोला ये। अच्छा, फिर हमारी तरह अनपेयर्ड डायनसेफ्लॉन होगा। डायनसेफ्लॉन में 3 भाग होते हैं, थैलमस के ऊपर एपिथैलमस, थैलमस के नीचे हाइपोथैलमस, तीनों को मिला के डायनसेफ्लॉन, तीनों को मिला के डायनसेफ्लॉन कहते हैं, याद रखना। हमारे मिड ब्रेन में 4 ऑप्टिक लोब्स थे, इनके मिड ब्रेन में 2 ऑप्टिक लोब होंगे। हमारे लिए बाइजेमिना, वो क्वाड्रीजेमिना वर्ड यूज करते थे, कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना, इनके लिए यूज करेंगे कार्पोरा बाइजेमिना। तो देखो इनके पास कितने ऑप्टिक लोब हैं? 1 पेयर यानी 2, हमारे पास 2 पेयर यानी 4। एक अंतर समझ में आया? हिंड ब्रेन में हमारी ही तरह सेरिबेलम मेडुला होगा, पर पोन्स कभी नहीं होता है, पोन्स इनमें नहीं होता, पोन्स मैमल्स में होता है। समझ में कुछ आई बात? पोन्स नहीं होता। और सुनिए, ये रहा ब्रेन, ये रहा स्पाइनल कॉर्ड, ये रहा वर्टिब्रल कॉलम जो इसको सुरक्षा दे रहा है, ये रहा क्रेनियम जो इसको सुरक्षा दे रहा है। अब देखो यहां पर एक होल होता है, ये होल होता है जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ रहा है। इस बड़े से होल का नाम होता है, बॉडी के लिए, बॉडी के अंदर किसी भी होल को फोरामेन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोरामेन। और मैग्नम मतलब बड़ा है कि छोटा? बड़ा। और इसका काम होता है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को अटैच कर देना, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को अटैच कर देना, ये इसका मेन रोल है। समझ आई बात? मेडुला ऑब्लिगेटा फोरामेन मैग्नम द्वारा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय या क्लोज बाय वर्टिब्रल कॉलम। सब कुछ क्लियर है? ठीक है। अब नर्वस सिस्टम के बाद आता है सेंसरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बाद क्या आ जाता है? सेंसरी सिस्टम। इसमें हमारी तरह सेंसरी पेपिलाज होंगे, ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, और सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। ये ऑर्गन जो टच के लिए होंगे, सेंसरी पेपिला, पेपिला मतलब छोटे छोटे उभार हैं जो आपको दिख नहीं रहे हैं, माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे। और टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड होते हैं। जीभ पे क्या है? टेस्ट बर्ड, जो कि खट्टा, मीठा, सॉल्ट, स्वीट, इनका एहसास दिलाती है। स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम है अंदर की तरफ, देखने के लिए आईज है, और सुनने और बैलेंस करने के लिए टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर, यानी मिडिल ईयर भी है और इंटरनल ईयर भी है। हमारे पास एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल तीनों ईयर है, इसके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, बाहर वाले कान नहीं होते, केवल बीच वाले और अंदर वाले होते हैं। और इनकी आंख और कान वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन है, जबकि बाकी केवल सेल का एग्रीगेशन है जिनमें फ्री नर्व एंडिंग जुड़ी होती है। देखो क्या लिखा हुआ है, आंखें और इंटरनल ईयर, आंखें और ईयर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, जबकि बाकी के सेलुलर एग्रीगेशन है जो कि नर्व एंडिंग से जुड़े हुए हैं। समझ में आई बात? बताओ कौन सी 2 वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हैं? आईज और आईज में, ईयर में भी केवल इंटरनल लिखा है, मिडल नहीं लिखा है। ये देखो इंटरनल। इसकी आंखें भी गोल है, हमारी तरह इसकी आंखें भी गोल है, और हमारी तरह ऑर्बिट में प्रेजेंट है, स्कल के गड्ढे में प्रेजेंट है, लेकिन उभरी थी। हमारी अंदर तक है, इसकी उभरी हुई है ना? हम लोग की उभर जाए तो खतरा हो जाता है। सिंपल आई होगी कि कंपाउंड? सिंपल आई होगी। एक यूनिट में होती है आंखें की कई यूनिट से मिलकर बनी होती है? एक यूनिट। लेकिन कॉकरोच जब पढ़ेंगे, कॉकरोच जब पढ़ेंगे तो उसमें ये बताएंगे कि कॉकरोच के अंदर 4000, एक आंख में 2000 छोटे छोटे यूनिट होते हैं जिन्हें ओमेटिडियम कहते हैं।
और ये मिल करके एक आंख बनाती है, इसे कंपाउंड आई बोलते हैं। बताओ कंपाउंड आई वो होती है जिसमें एक यूनिट ना हो, कई सारी यूनिट हो। बताओ कॉकरोच की कंपाउंड होती है कि सिंपल? कंपाउंड। इसमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, बता चुका हूं, केवल मिडिल ईयर होता है और इंटरनल ईयर होता है बस, और उसे देखा जा सकता है एक्सटर्नली। ईयर का मेन काम है बैलेंसिंग, सेकेंडरी काम है हियरिंग। मेन काम है बैलेंसिंग, सेकेंडरी काम है हियरिंग। बताओ ईयर का प्राइमरी काम क्या है? आपकी कान का भी प्राइमरी काम क्या है पता है? बैलेंसिंग। और सेकेंडरी काम है हियरिंग। क्योंकि देखो एक बार व्यक्ति नहीं सुन सकता तो चलेगा, लेकिन व्यक्ति की बैलेंस नहीं बना पाएगा तो कोई काम ही नहीं कर पाएगा। वो तो ब्रेन का पार्ट है जो बैलेंस के कमांड को कंट्रोल करता है, लेकिन ये जो सेंसेशंस है रिसीव करना वो तो इसी का काम है। फ्रॉग डाइसियस है कि मोनोइसियस? यूनिसेक्सुअल कि बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल। अभी देखो मेल ऑर्गन कैसे था? मेल ऑर्गन में क्या था? टेस्टिस था ना? कितने पेयर? एक पेयर। किस कलर का? येलो कलर का। ओवल टेस्टिस होता है। और लिखा है जो जुड़ा होता है अपर पार्ट ऑफ किडनी से, और कह रहा है एक फोल्ड द्वारा जुड़ा होगा, इस फोल्ड को बोलते हैं मेजोर्चियम। तो बताओ मेजोर्चियम मेल में होता है कि फीमेल में? मेल में होता है कि फीमेल में? ठीक है। और किडनी हमेशा याद रखो, इससे निकलेगा 10-12 ट्यूब, 10 से 12 ये छोटी छोटी ट्यूब, इसे वासा एफरेंसिया कहते हैं। बताओ ये ट्यूब को क्या बोलेंगे? अब ये किडनी के अंदर, ये किडनी के अंदर है, चली गई। बताओ टेस्टिस से क्या निकला? कितने? 10 से 12। और ये कहां एंटर कर गया? किडनी में। किडनी में एक ट्यूब और है, इसका नाम है बिडर कैनाल। बिडर्स कैनाल, बिडर नाम के साइंटिस्ट ने खोजी थी, बिना डर के। तो बिडर कैनाल, बिडर कैनाल बिना डर के खोजी गई थी, इसलिए नाम पड़ गया बिडर कैनाल। बिडर कैनाल क्या क्या कैरी करेगी? स्पर्म की यूरिन? स्पर्म। ये क्वेश्चन यहां से आया, देखो यहां स्पर्म बना, इस ट्यूब से यहां आया, बिडर कैनाल में आ गया। अब इसके बाद जो ये खुलता है इसको बोला था यूरिटर, लेकिन मेल में यूरिटर को क्या बोलते हैं? यूरिनो जेनाइटल में खुल गया। यूरिनो जेनाइटल कहां खुल जाएगा? क्लोइका में, क्लोइका से बाहर। अब देखो यही लिखा है वासा एफरेंसिया 10 से 12, और वो टेस्टिस से निकलते हैं और इंटर कहां कर जाते हैं? किडनी में। फिर किस में खुल जाते हैं? बिडर कैनाल। फाइनली जो होता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट में चले जाते हैं। फाइनली यूरिनोजेनाइटल डक्ट में चले गए, ये देखो फाइनली यूरिनोजेनाइटल डक्ट में चले गए, वहां से किडनी से होते हुए ये ओपन हो गए क्लोइका। और क्लोइका छोटा सा मीडियन चैम्बर है, अपर चैम्बर की मिडिल चैम्बर? मिडिल चैम्बर। और वहीं पर मल पदार्थ भी आ रहा है, वहीं पर यूरिन भी आ गया, और वहीं पर स्पर्म भी आ गया। तो बताइए क्लोइका कितनी चीजें रिसीव करता है? 3 चीजें रिसीव करता है। पहला बताइए, पहला फीकल मटेरियल यानी मल पदार्थ, दूसरा यूरिन, तीसरा स्पर्म। फिर इनको कहां निकाल देता है? यूरिन रखने की चीज है क्या? तो फिर निकाल दो। स्पर्म निकालने की चीज है, फिर फीकल मटेरियल निकालने की चीज है, क्यों रखेगा ये? राइट। साथ में कभी नहीं, अलग अलग। साथ में निकलेंगे तो किसी काम के ही नहीं रह गए, है ना? साथ में निकले तो किसी काम के रह गए क्या? पता लगा फीकल मटेरियल भी मिला है उसमें, स्पर्म भी मिला है, यूरिन भी मिला है, किस काम का? फीमेल ऑर्गन में एक पेयर ओवरी है, ये देखो फीमेल ऑर्गन में एक पेयर ओवरी है और एक पेयर ओविडक्ट है। इधर देखो आप, फीमेल ऑर्गन में एक पेयर ओवरी है, ये और एक पेयर ओविडक्ट है, ये और ये। और फीमेल ऑर्गन में ये बनाएगा ओवा, ओवा को रिसीव करेगा ये ओविडक्ट, और ओविडक्ट इसको सेपरेटली भेज देगा यहां पर क्लोइका में। ठीक है, इधर देखो यूरिन बना यहां पे और यूरिन अलग से आया यहां पे। इस ओवरी का
उससे कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि टेस्टिस का किडनी से कनेक्शन था। यही इतना ही पढ़ना है। ओवरीज आर सिचुएटेड नियर द किडनी। नियर द किडनी लिखा है, ये नहीं बोल रहा है किडनी से जुड़ा हुआ है, लिखा है इसका कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है, इसका किडनी से कोई इंटरनल कनेक्शन नहीं है। एक पेयर ओविडक्ट अराइज होता है फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से एक पेयर ओविडक्ट अराइज हुआ और कहां खुल गया, क्लोइका में सेपरेटली। मैच्योर फीमेल 2500 से 3000 अंडे देती है एट ए टाइम। स्पर्म क्या बोला था, बाहर निकलेगा, कहां से, क्लोइका से, पानी में आ गया। फीमेल ने अंडे भी वहीं दे दिए, पानी में आ गया। अंडे जेली जैसे होते हैं, स्पर्म को चिपका लेंगे। अब ओवा और स्पर्म पानी में ही चिपक गया, मतलब फर्टिलाइज हो गया। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है कि इंटरनल, और हमारे अंदर इंटरनल। ये एक अंतर है, ये एक अंतर है, ठीक है। और कहां पे होता है, पानी में बोला था ना, पानी में होता है। डेवलपमेंट में लार्वा बनेगा, और लार्वा का नाम आप सब जानते हो, टैडपोल। मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट की डायरेक्ट। आप अभी एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। टैडपोल के पास पूंछ भी है, और टैडपोल शाकाहारी भी है। टैडपोल के पास पूंछ है, टैडपोल शाकाहारी है, यानी कि क्या, हार्बीवोर्स। जबकि एडल्ट देखो, ना पूंछ है और ना ही ये शाकाहारी है, बल्कि मांसाहारी है। तो यहां से यहां तक की जर्नी में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए कि नहीं हुए। इस चेंज को बोलते हैं मेटामार्फोसिस। क्या बोलते हैं, यानी लार्वा अंडरगोस मेटामार्फोसिस, और फिर वो क्या बना देगा, एडल्ट। फ्रॉग हमारे लिए कई मामलों में फायदेमंद है, क्योंकि फ्रॉग कीड़े मकोड़े खा जाता है, और कीड़े मकोड़े हमारी फसल खा जाते हैं। तो बताओ हम लोग की फसल बच गई कि नहीं बच गई, लिखा हुआ है ना, दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। अगर ये कीड़े को खा गए, टिड्डे को खा गए, तो टिड्डे से हमारी फसल बच गई। टिड्डे को लोकुस्टा। फ्रॉग्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब फ्रॉग इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये फूड चेन का भी पार्ट बन सकते हैं और फूड वेब का भी पार्ट बन सकते हैं। कहां पे, इकोसिस्टम में पढ़ा है हम लोगों ने, वाला एग्जांपल हमेशा दिया है। घास को खाया कीड़ों ने, कीड़ों को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खा गया ईगल या पिकॉक, है ना। कुछ कंट्री में मस्कुलर लेग को लेग पीस के रूप में खाया जाता है इंसानों द्वारा। क्लियर, इंसानों द्वारा। तो ये बात क्लियर हो गई। हाँ वही इंसान, मतलब वो कहीं किसी भी कंट्री में हो सकता है। फिलहाल ये है आपका पूरा फ्रॉग। अब एक बार और अच्छे से हो गया, कल तो हो ही गया था, एक बार और अच्छे से हो गया। कल करेंगे कॉकरोच, आज शाम को भी होगा, कल भी हो जाएगा पूरा फिनिश।